नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज के सामने नोटिफिकेशन आया है जेईएन का, आरआरबी जेईएन का। आरआरबी नहीं, जेईएन की नई नोटिफिकेशन जारी करी है। ठीक है, उसी के बारे में पूरी संपूर्ण चर्चा करेंगे कि जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसकी ऑनलाइन डेट स्टार्टिंग की क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, नोटिफिकेशन जो डेट है वो क्या रहेगी। ठीक है, साथ में एग्जाम है तो उनमें जेईएन की एग्जाम है तो किस किस फील्ड में जेईएन की वैकेंसी है, ब्रांच क्या रहने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है और कौन कौन सी आरआरबी में आपकी जो जेईएन की पोस्ट है वो निकली हुई है। साथ में उनके एग्जाम डेट अगर डिसाइडेड है तो वो भी चर्चा कर लेंगे। साथ में उनका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और जो एग्जाम का पैटर्न है कितने स्टेज में है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 या स्किल टेस्ट, वॉट जो भी हो वो आपके सामने पूरी संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो कोई कैंडिडेट हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कोई भी अगर कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है आपका दोस्त तो उसके पास ये सूचना पहुंच सके। तो दोस्तों, ज्यादा देर करते हुए शुरुआत करते हैं। आपके सामने आरआरबी एनटीपी जो जेईएन का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये 5th नंबर का नोटिफिकेशन है 2025 का। ठीक है, यहाँ पे आप सामने देख सकते हो रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट जूनियर इंजीनियर्स, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, इस टाइप की आपकी जेईएन की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, साथ में बात कर लेंगे आपको यहाँ पे आपकी की ऑनलाइन जो डेट है आपकी वो क्या रहने वाली है। ऑनलाइन डेट आपके सामने साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी डेट देख सकते हो। ठीक है, आपकी जो ऑनलाइन डेट है, ठीक है, ओपनिंग डेट वो रहने वाली है 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल होना। लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट रहेगी आपकी 30 नवंबर को रात के 12 बजे तक। ठीक है, रात के 12 बजे तक आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, साथ में आपका इसमें पेमेंट होगा। ठीक है, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको निश्चित एक पेमेंट ऑप्शन होगा, 250 रुपए 500 रुपए कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है, वो पेमेंट करना होता है। उसकी भी लास्ट डेट ये है कि 2 दिसंबर तक। ठीक है, यहाँ पे साफ दिया गया है 2 दिसंबर तक आप अपना पेमेंट है वो कर सकते हो, पे कर सकते हो। साथ में अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती हुई है, ठीक है, किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो गई है तो उसको सुधारने के लिए मॉडिफिकेशन के लिए भी डेट दी है। डेट आएगी मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी कब से, 3 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम दिया मॉडिफिकेशन का, क्योंकि वैकेंसी है हर बार नहीं आती, हालांकि 2 साल से रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, और आगामी भी सालों में यही उम्मीद है कि वापस कंटिन्यू बढ़ती आए। ठीक है, इन दौरान आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, जो सभी को जानने की जरूरत है कि आपकी जो जेईएन की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई है, सैलरी क्या रहने वाली है। ठीक है, वो सारी संपूर्ण चर्चा करेंगे इस टेबल के थ्रू। ठीक है, आप सामने देख सकते हो, ये आपके सामने है। सबसे पहले आपकी जेईएन जूनियर इंजीनियर, ठीक है, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। तो दोस्तों, आरआरबी में यानी रेलवे की जितनी भी जोन होते हैं, यूनिट्स होती है, उनमें कहीं कहीं जेईएन की वैकेंसी होती है। अलग अलग जेईएन का काम होता है, अलग अलग फील्ड होती है, बहुत सारी फील्ड होती है रेलवे में। ठीक है, जो इसकी पे लेवल है वो L6 की रहने वाली है। अब दोस्तों, L6 जो पे लेवल है सेंट्रल का, उसमें जो बेसिक सैलरी बनती है वो 35,400 बनती है। ठीक है, बेसिक सैलरी के ही आधार पे आपके अलाउंसेज होते हैं सेंट्रल के, वो एड होते हैं, और सेंट्रल के जितने भी अलाउंसेज एड होते हैं इसमें, ठीक है, वो प्लस होते जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलिए आपकी जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेट 60 से लेके आपके 75,000 के आसपास यहाँ पे जो सैलरी है आपकी महीने की बनेगी। ठीक है, और साथ में आपकी कौन सी जगह है आपकी पोस्टिंग, ठीक है, जो सिटी है XYZ सिटी, ये डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी आपकी, ये 3 कैटेगरी में बटा होता है XYZ। ठीक है, इनके ही आधार पे इनके अलाउंसेज अलग अलग डिफरेंट होते हैं, एचआरए अलग होते हैं। तो ये मान के चलिए 5,000 के आसपास का आपका जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। साथ में एज रिलैक्सेशन की तो बात करेंगे, पर मेन आपका जो एज का क्राइटेरिया है उसकी बात करते हैं। मिनिमम एज आपकी 18 रहने वाली है और मैक्सिमम आपकी 33। ठीक है, ये आपकी क्राइटेरिया है एज का। रिलैक्सेशन के लिए भी बात करेंगे, जो आपके नीचे टेबल आ जाएगी, पूरी कैटेगरी वाइज बता दिया जाएगा उसमें कि किस कैटेगरी में कितनी छूट दी गई है। साथ में मेन कितनी पोस्ट आई है जेईएन की। ठीक है, इस बार आरआरबी ने कितनी पोस्ट करी है तो 2,569। ठीक है, 2,569। ठीक है, इतनी वैकेंसी जेईएन की इस बार करी है। तो दोस्तों, ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है जो प्रशासनिक जो यहाँ पे चलता है आरआरबी में, उनमें अगर खाली होती है सीटें और अगर आरआरबी चाहता है तो वो ऐड भी कर सकता है या किसी कारण से कम भी हो सकती है, पर प्रेजेंट में आपकी वैकेंसी है 2,569। तो दोस्तों, आपकी एक तो ऑनलाइन डेट, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, साथ में आपका पोस्ट पैरामीटर जो आपकी जेईएन की वैकेंसी है, पे लेवल है, बेसिक सैलरी है, इसका क्राइटेरिया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है, वो सारी मैंने क्लियर कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अपन और चीजें।
एक चीज दोस्तों, जब आप अपना जो इसमें मेन एक पॉइंट और आता है, आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल फीस, ठीक है, जो यानी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और आपने पेमेंट करा है, ठीक है, उसके बाद में विश यानी अगर चाहता है कैंडिडेट विश करना क्या मॉडिफाई के लिए, तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आपका मॉडिफिकेशन की डेट भी दी जाएगी, तो आप उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपकी 3 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर के बीच में आपका मॉडिफिकेशन ओपन होगा, ठीक है। उसके लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा यहाँ पे 250 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है, नॉन रिफंडेबल होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डीबी एंड मेडिकल, ठीक है दोस्तों, यानी आपका इसमें जितनी भी प्रोसेस रहती है ये तो आगे आपको बताया जाएगा कि कितनी स्टेज है। लास्ट आपका जो डीबी और मेडिकल होगा, ठीक है, यहाँ पे साफ दिया गया है डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, जितनी भी आरआरबी में वैकेंसी निकली है, ठीक है, उनका लास्ट में एक डीबी मेडिकल होगा, जो कि जितनी पोस्ट रहेगी उसी के अकॉर्डिंग, उसी 1:1 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीपल शिफ्ट में आपकी एग्जाम कंडक्ट होती है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो अपनाया जाएगा, और उसी के आधार पे जो मेरिट में आएगा स्टूडेंट, तो उसी को एक 1:1 के अकॉर्डिंग ही डीबी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ओके, नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी 1/3, साफ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, चाहे इसमें CBT 1 हो CBT 2 हो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 1/3 रहने वाली है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अब देखो साफ दिया गया है, कैंडिडेट शुड एंटर दियर नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOB, ठीक है, रिकॉर्डेड, यानी कहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन या 10th क्लास सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब भरते हो तब आपके 10th सर्टिफिकेट के अंदर, 10th मार्कशीट के अंदर जो आपका नाम है, आपका फादर नेम हो, मदर नेम हो, DOB हो, ठीक है, ये सारी चीजें आपको उसी के अकॉर्डिंग भरनी है, ठीक है। मिसमैच होता है तो दोस्तों काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है आपको लास्ट में, ठीक है। होता तो कुछ नहीं है, आपका सारी चीजें हो जाता है सोल्यूशन, पर दोस्तों एक चीज आप बिल्कुल सही करो पहले से ही, बाद में वो आपको कोई चिंता ना हो, पर ये आपने स्टार्टिंग से ही अगर कोई चीजें गलत कर दी है मेन चीज, ठीक है, तो दोस्तों उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उस चीज को दूर करते हुए आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, DOB, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल ID, ये सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट ध्यान पूर्वक आपको फिल करना है जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो गई, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों और आ जाते हैं, यहाँ पे दिया गया है पोस्टिंग, ठीक है। पोस्टिंग दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग है वो आप जिस जोन के लिए अप्लाई करा है, जिस जोन में आपने अप्लाई करा है उसमें आपकी कहीं पे भी हो सकती है पोस्टिंग, ठीक है दोस्तों। अब कैंडिडेट चाहता है कि जो मेरी पोस्टिंग है, मान लो आप रहने वाले हो राजस्थान के, आपकी पोस्टिंग हो गई, मान लो आपने मुंबई से अप्लाई करा, आपने मुंबई में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हुई है ना, ठीक है, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों लगता है वहां पे। अब आप चाहते हो कि मैं अपने जोन में आऊं, यानी नॉर्थ रीजन में आता हूं, तो दोस्तों उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कितना, आपको 5 से 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा आपको अपने जोन में आने के लिए, ठीक है। 5 से 10 साल सर्विस करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद में डिपेंड करता है कि बहुत लोग कैंडिडेट है, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन है वो लगाई हुई होती है पहले भी, आपसे पहले कई कैंडिडेट है वो लिस्ट में होते हैं, तो देखा जाएगा आपकी कंडीशन कि आपकी कोई इमरजेंसी है नहीं है, काफी चीजें देखी जाती है, उसी के आधार पे आपका ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। मिनिमम 5 से 10 साल तो लगते ही है, ये मान के चलिएगा, ठीक है। साथ में सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, अंडरगो ट्रेनिंग, ठीक है, जो भी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो उस टाइम आपको कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, है ना, यानी आपको फुल सैलरी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मान लो सैलरी है बनती है महीने की 60-70 हजार, तो आपको 50,000 दे दिया जाएगा या जो कम, पर एक फिक्स स्टाइपेंड होता है ट्रेनिंग, मैं बोल रहा हूँ ट्रेनिंग के टाइम पे, जैसे हो सकता है आपकी ट्रेनिंग 1 महीने की हो, 1.5 या 2 महीने की हो, उस दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। आफ्टर दैट आपकी जो सैलरी बनती है महीने की, उस आधार पे ही आपको सैलरी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। साथ में एक और फैसिलिटी है यहाँ पे, फ्री ट्रेवल फैसिलिटी, ठीक है, किन के लिए उपलब्ध है, SC और ST कैंडिडेट के लिए ही उपलब्ध है ये चीज, ठीक है, और वो की स्लीपर क्लास का, ठीक है, स्लीपर क्लास का आपका यहाँ पे एक ट्रेन बुक करवा सकते हो आप SC और ST कैंडिडेट को ही अलावा, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उसी वक्त आपके सामने ऑप्शन आता है, ठीक है, उसी में आपको ऑप्शन में देना होता है कि हाँ मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ कि जब भी मेरा आप लोग एडमिट कार्ड आए तो उससे पहले मेरे को ट्रेवल पास दिया जाए फ्री कंसेशन का, ठीक है। आपको सारी चीजें डालनी पड़ेगी, आपका बैंक का नाम, ठीक है, आपका नाम, आपकी अकाउंट नंबर, साथ में IFSC कोड, ये भी सारी चीजें फिल होती है
क्यों? क्योंकि जब आप अपना एग्जाम दे जाते हो उसके बाद में ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है आपकी वैकेंसी की, उसके बाद में ये जो आपकी फीस लगती है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रिफंडेबल होती है, वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाती है कुछ टाइम बाद में, ठीक है। जो कैंडिडेट पहले आरआरबी के एग्जाम दे चुके हैं, रेलवे के एग्जाम दे चुके हैं, उन्हें ये सारी प्रोसेस पूरी पता है, ठीक है। और जो फ्रेशर है इस भर्ती में, तो दोस्तों उनके लिए ही न्यूज है कि जो आपने पेमेंट कर रहे हो, और वो रिफंडेबल तभी होगा जब आप एग्जाम में अपियर होंगे, आप एग्जाम दोगे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आता है स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, ठीक है। दोस्तों आपको इसमें जो जेएन की वैकेंसी है, ठीक है, इसमें अलग अलग आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग जेएन की वैकेंसी बटी होती है आपके जोन वाइज, ठीक है। अब जेएन की वैकेंसी के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ठीक है, कि आपके 3 कैटेगरी है, A3, B1 और C1, ठीक है। इन कैटेगरी के अंदर ही आपकी जो जेएन की वैकेंसी है वो सेट होती है जोन वाइज, ठीक है। आपकी कौन सी जेएन की वैकेंसी है, उसमें आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो कौन सा मांगा गया है, ठीक है, उसी के आधार पे आपको अपना जोन सेलेक्ट करना है, आपकी जो ब्रांच है उसी के अकॉर्डिंग तय करना है, ठीक है। ये आपकी स्पेसिफिकेशन दिया गया है। A3 के लिए कौन एलिजिबल है, क्या क्या चीजें मांगी गई है, ठीक है। B1 में क्या क्या चीजें दी गई है, उसके लिए कौन एलिजिबल है, और C1 में क्या चीज दी गई है, उसके लिए कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात करें कि इसमें क्या क्या चीजें, क्या मतलब है, ठीक है, तो दोस्तों इसका मैंने इससे पहले आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का वीडियो बनाया था, उसमें भी साफ बोला था कि ये जो ऐसी मेडिकल स्टैंडर्ड वाली चीजें, इसके लिए मैं पर्टिकुलर आपका एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिससे साफ हो जाएगा। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी एक ग्रेजुएशन लेवल, एक अंडर ग्रेजुएट यानी 10+2, साथ में आपकी जेएन की वैकेंसी, ठीक है। इसमें दोस्तों सभी में आपके मेडिकल स्टैंडर्ड तय होते हैं पोस्ट वाइज। तो दोस्तों एक वीडियो पर्टिकुलर बना दूंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जो स्टैंडर्ड है आपका, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड दिया गया है, जो स्पेसिफिकेशन दी गई है, उसका क्या मतलब है, ठीक है। आप कैसे चेक कर सकते हो, आप अपने नियर बाय जो भी ऑप्टिकल शॉप है, ठीक है, उस पे जाके आप अपना चेकअप करवा सकते हो, उससे पूछ सकते हो क्या मैं क्या किस चीज में बिलोंग करता हूँ, ठीक है, उस तरह से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। इसके आगे और देख लेते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज और दी गई है, कैंडिडेट विद लेसिक सर्जरी, यानी अगर किसी कैंडिडेट ने लेसिक सर्जरी करवा रखी है, आंखों की करवा रखी है, उसके लिए बता दिया, ठीक है। लेसिक किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसके लिए दिया गया है मे बी एलिजिबल, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट ने कोई लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो मे बी एलिजिबल हो जाएगा। किस कंडीशन में, वो दिया गया है मेडिकल स्टैंडर्ड B1 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। B1 बोला है मैंने, ये चीज ध्यान रखना है आपको, B1 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेट होगा। अब इसमें फॉलोइंग क्राइटेरिया है B1 का अकॉर्डिंग, B1 बोल रहा हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड, उसी के अकॉर्डिंग आप फिट होगे। उसमें भी कंडीशन दी है, ठीक है। कंडीशन 1 की बात करते हैं, नो कंप्लीशन रिलेटेड टू लेसिक सर्जरी आर ऑब्जर्व्ड इन द कैंडिडेट, ठीक है। सेकंड आता है, लेसिक सर्जरी शुड बी एट द लिस्ट of 1 year duration and same should be substantiated with a medical certificate issued by the specialist of the institution where surgery was performed। तो दोस्तों मोटा मोटी मैं समझा देता हूं आपको कि आपका जो लेसिक सर्जरी है वो कम से कम आपका 1 साल पहले का होना चाहिए, 1 साल हो चुका होना चाहिए आपकी सर्जरी को, ठीक है। तो और साथ में आपका जो लेसिक सर्जरी आपने करवाई है उसका आपके पास में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिससे जब मेडिकल आपका एग्जाम हो, मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाए तो आप दे सको, ठीक है। और साथ में इसमें रेजिडुअल कॉर्नियल थिकनेस पोस्ट लेसिक सर्जरी शुड नॉट बी लेस देन 45 माइक्रोन्स ऑन बेंचमीटर। तो दोस्तों ये आपके एक क्राइटेरिया है, ठीक है। वो आप जब जब किसी ने भी लेसिक सर्जरी अगर करवाई है तो डॉक्टर ये सारी चीजें कंफर्म करवा देगा, ठीक है, कि क्या चीज है ये, ठीक है। तो जिसने भी लेसिक सर्जरी करवाई है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा इस बारे में, ओके। इसके बारे में फिर नेक्स्ट आते हैं। अब आता है मेन आपका एज लिमिट का, ठीक है। एज लिमिट का यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। एज लिमिट मैंने पहले बता ही दिया था आपको, मिनिमम 18 है आपकी, ठीक है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपकी 33 साल रहने वाली है, ठीक है। और रिलैक्सेशन की बात करी थी, जो मैंने बोल दिया था कि नीचे आपके यहाँ पे टेबल आएगी, टेबल में क्लियर हो जाएगा आपका। बात करेंगे सबसे पहले SC ST कैंडिडेट की, तो दोस्तों उन्हें 5 साल की छूट है यहाँ पे, ठीक है। और ओबीसी में नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 3 साल की छूट है यहाँ पे। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन में आपके तो सभी कैटेगरी आ जाती है, UR, EWS, OBC, नॉन क्रिमिनल, SC ST, इन्हीं के अकॉर्डिंग सारी छूटें जो है सालों में वो दी गई होती है 3, 6, 8, ठीक है। वो आप वीडियो को पॉज करके भी पूरा देख सकते हो, ठीक है, कि आपकी कैटेगरी में कितनी छूट है। सेम ऐसे ही पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD, इनमें भी सारी जो आपकी कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट देखने को मिलेगी, ठीक है। और साथ में जो अलावा आपके डिपार्टमेंटली कैंडिडेट है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे छूटें दी गई है आपकी आयु की। वीडियो को पॉज करके आप पूरा देख सकते हो, ठीक है।
तो दोस्तों आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा, जो भी कैंडिडेट जिस भी कंडीशन में बिलोंग करता है वो अपनी क्राइटेरिया देख लिए ना, है ना। इसके बाद में मेन आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपकी नीचे टेबल दी गई है, ठीक है, एनेक्सर ए। टेबल ए में आपका पूरा क्राइटेरिया बताया गया है कि आपकी जो जेएन की पोस्ट है, ठीक है, ब्रांच कौन से होने वाली है, ठीक है, उस ब्रांच की अगर सब ब्रांच दी गई हुई है तो वो कौन कौन सी है, तो उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या दी गई है, तो वो सारी चीजें आपको नीचे बता दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आप एग्जाम फीस की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में आपका यहाँ पे फीस लगने वाली है, ठीक है। आपका यहाँ पे बात करेंगे पहले SC ST की, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC, ठीक है। इन सभी की जो फीस है मात्र 250 रुपए लगने वाली है, 250 रुपए, ठीक है। इसके बाद में जो रिमेनिंग कैटेगरी बच जाती है, रह जाती है, वो आती है इसमें, और उनकी जो चार्ज लगने वाला है यहाँ पे 500 रुपए का चार्ज लगने वाला है। तो दोस्तों इसमें जैसे मैंने बोला कि जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे आपके फीस पे करनी पड़ेगी, और ये जो फीस है वो रिफंडेबल है। रिफंडेबल कब होगी? जब आप एग्जाम में अपियर होगे, एग्जाम दोगे, ठीक है। इनकी बात करते हैं तो 400 रुपए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 500 की फीस है, 400 आपको रिफंड हो जाएगा। साथ में इस कैटेगरी में आपको पूरा 250 रुपए रिफंड हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस, जब पूरी प्रोसेस हो जाती है वैकेंसी की, उसके बाद ही कुछ टाइम बाद में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी पूरी डिटेल मांगी जाती है, आपका नाम, आपका बैंक होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इसलिए सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट भरना होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको। अब आते हैं रिफंड फॉर एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि रिफंड होगी फीस, वो दे दिया है। जैसे इसमें बोला है CBT 1, ठीक है, यानी CBT 1 के टाइम पे आपका जो भी फीस लगेगी वो रिफंड हो जाएगा। मैंने बोला था बैंक का नाम आएगा, अकाउंट होल्डर नेम आएगा और अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड आएगा। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फिल करनी है, मैंडेटरी है और बिल्कुल करेक्ट भरनी है, तो ही आपका अकाउंट में आएगा, नहीं तो किसी और अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी और अकाउंट में जाना तो आप गलत भर सकते हो। आप चाहते हो अपने ही अकाउंट में आना तो आप अपने अकाउंट में जो नंबर है, अकाउंट नंबर, नाम, IFSC कोड, वो बिल्कुल करेक्ट भरना है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों बात करेंगे पहले रिक्वायरमेंट प्रोसेस की, ठीक है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है आपकी इस JN एग्जाम का। तो दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे कि जो प्रोसेस है रिक्वायरमेंट की, वो आपके इन चरणों के माध्यम से होगी, ठीक है। डायरेक्ट बताता हूँ, सबसे पहले आपका लगेगा CBT 1, फर्स्ट स्टेज बोल देते हैं जिसे, ठीक है। उसके बाद लगेगा आपका CBT 2, ठीक है, उसे सेकेंड स्टेज बोल दिया जाता है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट पास होते हैं, ठीक है, उनका किया जाएगा यहाँ पे DB यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आफ्टर दैट जिनका DB सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, उनका किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। और मेडिकल एग्जामिनेशन मैंने पहले ही बताया था, आपकी जो पोस्ट है, जो जिस जोन में है, ठीक है, जिस मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपने फिल करा है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको परखा जाएगा, आपकी जांच हुई जाएगी, जितने सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाए और आपको प्रेजेंट करने हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बेस पे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आपका CBT 1, ठीक है। CBT 1 में दोस्तों ड्यूरेशन आपकी जो टाइमिंग रहेगी पेपर की, वो 90 मिनट रहेगी, यानी 1.5 घंटा रहेगा। 1.5 घंटे में दोस्तों आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिए जाएंगे, 1.5 घंटे का समय है, ठीक है। साथ में इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। और CBT 1 को जो भी कैंडिडेट पास करेगा वो अपियर होगा किसमें? सेकंड स्टेज यानी CBT 2 में, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है शॉर्टलिस्टेड फॉर द सेकंड स्टेज, ठीक है। अब दोस्तों इसमें सिलेबस भी सामने दे दिया गया है कि आपका जो सिलेबस है उसमें कौन सी सब्जेक्ट आएगी, ठीक है, टॉपिक्स क्या रहेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करी है, ठीक है। साथ में आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पे क्लियर करा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर, आपके पहले यहाँ पे मैथमेटिक्स आएगी, ठीक है, मैथमेटिक्स आएगी, यहाँ पे 30 नंबर की रहेगी, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन है और वहां पे सेक्शन है, ठीक है, यानी आपका मैथ में 30 क्वेश्चन, ठीक है, मैथ के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग उसके भी आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस उसके 15 क्वेश्चन। इसके बाद में जनरल साइंस आएगी, उसके 30 क्वेश्चन, ठीक है। और
क्योंकि 4 सब्जेक्ट हो चुकी है, 4 सब्जेक्ट को मिला के आपके टोटल यहाँ पे क्वेश्चन बन चुके हैं 100, ठीक है, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। और क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा तो आपके जो मार्क्स है वो भी आपके पूरे 100 हो जाएंगे। इसके लिए मिलेगा आपको पूरा कितना टाइम मिलेगा, 90 मिनट का टाइम, जो कि होता है आपका पूरा 1 घंटा 30 मिनट का टाइम समय होता है टोटल यहाँ पे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, 1.5 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन है, 4 सब्जेक्ट है, और 4 सब्जेक्ट की आपको दोस्तों यहाँ पे पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया है, टॉपिक है, सब्जेक्ट, ठीक है, इनके सब टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, रीजनिंग है, रीजनिंग के टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, ओके, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। आप वीडियो को पॉज करके पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से इनके टॉपिक्स देख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें आए हुए हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। अब दोस्तों जैसे मैंने बोला था, आपकी सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, ठीक है, दोनों में जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, वो 1/3 ऑफ मार्क्स रहने वाली है, ठीक है, उसी के आधार पर आपके डिडक्शन होगा यहाँ पे, ओके। साथ में आपका यहाँ पे सेकंड स्टेज की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेज में दोस्तों कौन कैंडिडेट अपीयर होगा, जितने नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है, ठीक है, आपके उसके 15 गुना, ठीक है, 15 टाइम्स यहाँ पे साफ दिया गया है, 15 टाइम्स ही स्टूडेंट आपके सीबीटी 2 में स्टेज 2 में अपीयर होंगे, ठीक है। और जो सीबीटी 2 है उसके लिए टाइमिंग यहाँ पे 120 मिनट यानी 2 आवर, ठीक है, 2 आवर यहाँ पे आपको दिया जाएगा, और यहाँ से 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। 150 आपके 150 क्वेश्चन है, टाइम है आपके 2 घंटे का टाइम, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस देख सकते हो, ठीक है, सिलेबस यहाँ पे पूरा दिया गया है कि क्या क्या चीजें आपको दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा पूरा यहाँ पे दिया गया है जनरल अवेयरनेस, जितने भी आपके सब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे इनके सब टॉपिक्स, ठीक है, ये मैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार इसका पूरा, जिससे आप आराम से देख सकते हो कि सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक है, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं। अब जो पैटर्न है आपकी एग्जाम का सीबीटी 2 का, वो बात करते हैं। आपके सेम इसमें 5 सब्जेक्ट हो जाती है टोटल। सीबीटी 1 में 4 सब्जेक्ट थी, इसमें आपका टेक्निकल भी ऐड हो जाता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन बनेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन बनेंगे, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन है, साथ में बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल इसके भी 10 क्वेश्चन है, साथ में आपका क्योंकि जेईएन की वैकेंसी है, आपकी टेक्निकल फील्ड है, तो दोस्तों उसके आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन बनेंगे। इस तरह से दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 हो जाते हैं, और क्वेश्चन एक मार्क्स का रहने वाला है, तो टोटल जो मार्क्स है वो 150 हो जाएंगे, ठीक है। और टाइमिंग मिलेगा आपको 120 मिनट का टाइम, जो कि कितना हो जाता है आपका 2 घंटे का समय यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। दोस्तों क्लियर हो गया आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है, मैंने क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और कि कई कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उनकी जो स्ट्रीम होती है, ब्रांच होती है, अलग अलग होती है, तो कंफ्यूज हो जाती है कि मेरी जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल में जाएगी, मैकेनिकल में जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगी, कंप्यूटर आईटी में जाएगी, तो दोस्तों वहां पे उनको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पूरा क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आएगी, और जो उसकी अलाइड होती है ब्रांच वो दी गई है, ठीक है, और ये नीचे इलेक्ट्रिकल वाली है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनकी जो सब ब्रांच है, ठीक है, वो देख सकते हो। इसके का जो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से देख सकते हो आपकी ब्रांच किसमें इंक्लूड है, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप आराम से अपनी जो ब्रांच है वो देख सकते हो कि मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है या इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसमें आपकी अलाइड सब जो ब्रांच है वो बिलोंग हो रही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, लास्ट आती है सिविल इंजीनियरिंग की, उसकी आपके यहाँ पे ब्रांच देख सकते हो, सब ब्रांच, ठीक है। और उसके अलावा बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो कि सीएमए ग्रुप में आता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे दी गई है, वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे साफ दिया है शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज में जो भी कैंडिडेट पास होते हैं तो दोस्तों वो अपीयर होते हैं डीवी के लिए, ठीक है, डीवी के लिए लिस्ट निकलती है, उसमें उनका नाम होता है, ठीक है। इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, यानी मल्टीपल शिफ्ट में आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी, तो आपका नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अपनाया जाएगा, आपकी मेरिट है वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पे बनेगी, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं, ये आपका पूरी प्रोसेस दी गई है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला है किस तरह से काम करता है, कौन सा फॉर्मूला है जो अपनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे साफ देख सकते हो आप।
आप भी इसी तरीके से अपना आधार तय कर सकते हैं कि मल्टीपल शिफ्ट में मल्टीपल अगर स्टूडेंट बैठे हैं तो उस आधार पे क्या एक क्राइटेरिया हो सकता है मेरिट का, कट ऑफ का। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, मतलब जब आपकी मेरिट तय हो जाती है, उसके बाद में डीवी के लिए बुलाया जाता है, तो किस आधार पे किसको प्रायोरिटी दी जाए, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। इसके बाद में मेन आता है हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों जो कोई कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, अपने सिस्टम से कर रहे हैं, ई मित्र से जाके करवा रहे हैं, तो दोस्तों उनके एक जनरल नॉलेज के लिए पूरा प्रोसेस है। आप भी घर बैठे अपने पीसी पे, ठीक है, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सारी डिटेल बिल्कुल करेक्ट दी गई है। आपको सारी चीजें अगर भरना हो तो इस प्रोसेस को देख के आप पूरा यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी फिल करने में। ठीक है, पहले आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना होगा, यानी आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट पे जब जाओगे आप, तो आपको वहाँ पे ऊपर क्रिएट एन अकाउंट रजिस्टर्ड, तो इस तरह के आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले अगर फ्रेशर है तो आपको क्रिएट अकाउंट करना है। ठीक है, वो क्रिएट अकाउंट जब कर लोगे, ठीक है, उसके बाद में अकाउंट क्रिएट करने में आपका नाम, आपका डीओबी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें मांगी जाएगी। आपको बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट डालनी है 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट के आधार पे। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो लाइव फोटो कैप्चरिंग। ठीक है, यानी जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब लाइव फोटो आप कैप्चर होगी। ठीक है, उसके लिए जो दिशा निर्देश है वो सारी चीज दी गई है कि क्या क्या कंडीशन है, उसके आधार पर ही आपकी जो लाइव फोटो है वो क्लिक होगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पूरे जो बैकग्राउंड है बिल्कुल कंट्रास्ट में होना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेबली इन डार्क कलर्स। ठीक है, और नॉन व्हाइट क्लोथिंग। ठीक है, यानी डार्क कलर हो आपका, बिल्कुल कुल मिला के आपकी जो फोटो है, ठीक है, आपका चेहरा है वो बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ में देख लेते हो और क्या चीजें जरूरी है। डू नॉट वियर अ कैप, यानी आप कैप लगा के नहीं आ सकते। ठीक है, यानी मैं बता देता हूँ, जैसे ये कैप है मैंने लगा ली है, ठीक है, अब मैं ये लगा के लाइव फोटो नहीं ले सकता। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हो, लाइव फोटो मैं नहीं ले सकता, मेरे को सिंपल जैसे मैं हूं वैसे ही लेना है। और साथ में यहाँ पे दिया गया है मास्क, ग्लासेज, स्पेक्टल्स विल कैप्चरिंग द फोटोग्राफ, यानी आपके चाहे से मेरा ये चश्मा ही क्यों ना हो, ये भी हटा के मेरे को कैप्चर करना पड़ेगा लाइव फोटो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको बिल्कुल दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसी के आधार पे आपको अपना यहाँ पे फॉर्म में फिल करना है, लाइव कैप्चर करना है फोटो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट। ठीक है, कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है किनके लिए, SC ST वालों के लिए, क्योंकि वो फ्री ट्रेवल का जो पास है वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। और जब अप्लाई करते हैं तो डिटेल भी डालनी होती है, साथ में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होता है, सेंट्रल वाला, नॉट स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, क्लियर है। इसके बाद में सिग्नेचर की बात आती है। तो दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। ठीक है, मैं जो ज्यादा जनरली ब्लू इंक का यूज होता है, पर इसमें स्पेसिफिक कर दिया गया है कि आपका जो साइन है ब्लैक इंक से होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिजेक्ट भी हो सकता है आपका फॉर्म, आपकी इतनी मेहनत पैसा सब बेकार जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा दिया गया है सिग्नेचर का जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 30 से 49 केबी की बीच की साइज होनी चाहिए। ठीक है, डायमेंशन भी दिया गया है। ठीक है, आपका जो माई कंप्यूटर है उसमें एप्लीकेशन आती है पेंट के नाम से। ठीक है, उसमें भी आप ये चीजें बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पूरा स्पेसिफिक दिया हुआ है सिग्नेचर में, नॉन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, साथ में ब्लॉक और कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं, इंपोर्टेंट क्या होगा, सबसे पहले आपका एग्जाम लगेगा। ठीक है, आपका CBT 1 लगेगा। ठीक है, उसके बाद में CBT 2 लगेगा। उसके बाद में जब इन दोनों को क्लियर कर लोगे उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद में अगर फिट हो, आपकी जो डॉक्यूमेंट सारे बिल्कुल सही पाए जाते हैं, तो आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप फिट पाए जाते हो तो लास्ट में आपको जहां के लिए आपने अप्लाई करा है वहां पे अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट की जैसे मैंने बात करी थी, फ्री ट्रेवल पास के लिए, तो उसके लिए सारी चीज दी गई है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 400 KB के यहाँ पे दिया गया है। फाइल साइज शुड बी लेस देन, यानी 400 KB के बीच में, यानी नीचे आना चाहिए। ठीक है, जो सर्टिफिकेट है वो स्कैन क्लियर होना चाहिए, इजीली बिल्कुल रीडेबल होना चाहिए। ओके, इस तरह का आपको अपलोड करना है। ओके, आगे आ जाते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ सबमिट एप्लीकेशन डिटेल मैंने क्लियर कर दिया था, तो स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया। मॉडिफिकेशन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक आपका टाइम दिया जाएगा। इस दौरान आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, आते हैं अब इसके बाद में फ्री ट्रेवल फैसिलिटी बता दिया था, ओनली SC और ST कैंडिडेट को ही यहाँ पे ये फैसिलिटी ओपन होगी। ठीक है, ओके,
इसके बाद में ड्यूरिंग द सीबीटी डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट बी कलर साइज फोटोग्राफ, यानी जब भी आपका सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, डीबी हो, मेडिकल एग्जामिनेशन हो, उन दौरान आपको अपना जो कलर पासपोर्ट साइज फोटो है, ठीक है, नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स, यानी 2 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। जब भी आपका सीबीटी 1, सीबीटी 2, डीबी, मेडिकल एग्जामिनेशन हो, उन दौरान आप अपना 2 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, वो आपका पासपोर्ट साइज फोटो कलर्ड वाला ले जाना है। उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आपके जब आपका डीबी होगा तब आपका जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सारे ले जाने होंगे, उनकी फोटोकॉपीज है, कम से कम 2-3 सेट बना के रखना अगर डीबी तक पहुंचते हो तो, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होंगे वो सारी जानकारी आपको उस टाइम पे बता दी जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया है आपका जितना पोस्ट पैरामीटर है, ठीक है। पोस्ट पैरामीटर में दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आपकी जो सब्जेक्ट है जेईएन की, है ना, उसकी सब्जेक्ट यानी ब्रांच क्या रहने वाली है, डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा रेलवे में, ठीक है, और उसका सब डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट रहता है, मेडिकल स्टैंडर्ड का क्या है, साथ में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे क्लियर करिए। इस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। आपका यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, जेईएन की है, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग बटी हुई है, ठीक है। ये आपका पे लेवल रहने वाला है, सभी का बिल्कुल पे लेवल सेम है। यहाँ पे डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स है, और उनके जो सब डिपार्टमेंट्स है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और उनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी दिया है। आपको करना यही है, मैं वापस बोल रहा हूँ, हर बार यही बोलता हूँ जब जब आरआरबी की वैकेंसी आती है, चाहे ग्रेजुएशन हो, अंडर ग्रेजुएट हो या फिर जेईएन हो, ठीक है, आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा बताना होता है कि कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप बिलोंग करते हो। उसी के आधार पे आपको जोन सेलेक्ट करना है और जोन के अंदर जैसे पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। साथ में आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा गया है ना, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, डिग्री है, डिप्लोमा है, वो भी क्लियर करा है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में यही मांगा है 3 ईयर डिप्लोमा, ठीक है, साफ दिया गया है, ठीक है, देख सकते हो आप। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, या इनका कोई कॉम्बिनेशन वाली सब्जेक्ट हो वो भी दे रखी है, ठीक है। उनकी ये पूरी ये पोस्ट दे रखी है, ब्रांच, सब ब्रांच सेम ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग है, बीएससी है, ठीक है, उनकी सब ब्रांच या कॉम्बिनेशन वाली ब्रांच वो सारी क्लियर कर रखी है। वीडियो को पॉज करके आप पूरी डिटेल देख सकते हो, जिस भी कैंडिडेट जिस भी ब्रांच में बिलोंग करता है। तो दोस्तों आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे और क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। अलग अलग जेईएन की पोस्ट है, नाम अलग है, ब्रांच अलग है, सब ब्रांच अलग है, मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग है, साथ में उनकी क्वालिफिकेशन भी अलग है, ठीक है। किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आ जाता है वेल ओके, ठीक है, नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहां जाके भी आप अपना जो ये इसका पूरा पीडीएफ का नोटिफिकेशन है वो देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ध्यान रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपकी जो ब्रांच है, ठीक है, किस ब्रांच में है, ठीक है, आप किस डिपार्टमेंट में, किस आपकी क्या सब ब्रांच रहने वाली है, क्वालिफिकेशन में आप फिट होते हो नहीं होते हो, वो भी सारी चीजें देखनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप साफ देख सकते हो डिटेल्स ऑफ मर्ज कैटेगरी, ठीक है, यानी कुछ जो आपकी यहाँ पे पोस्ट है, डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो मर्ज किए गए हैं, वो आप पोस्ट के हिसाब से मान लो, ब्रांच के हिसाब से मान लो, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है ओरिजिनल पोस्ट बिफोर मर्ज, यानी मर्ज होने से पहले, ठीक है, क्या थी, और आपके मर्ज होने के बाद में आपकी क्या क्या चीजें बनी है यहाँ पे पोस्ट आपकी, वो देख सकते हो। तो इस आधार पे भी आपको आपकी जो पोस्ट है वो सेलेक्ट करनी है, अप्लाई करना है, ठीक है, सब देख सकते हो यहाँ पे। वीडियो को पॉज करके आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाती है आपकी वैकेंसी वाली टेबल कि आपकी किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी दी गई है, ठीक है, कैटेगरी वाइज क्या क्या है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कितनी है, कैटेगरी में टोटल कितनी है, पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्लियर कर रखा है आपको, यहाँ पे पूरा साफ दिया गया है, साफ देख सकते हो आप, ठीक है।
मैं डायरेक्ट जो भी जोन है उनमें टोटल वैकेंसी बता देता हूँ। आपको करना क्या है, पर्टिकुलर आराम से देखना है तो स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो, आराम से रीड आउट कर लो, ठीक है दोस्तों। अहमदाबाद बात करते हैं। अहमदाबाद में दोस्तों यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है आई है आपकी 151 आई है जेईएन की पोस्ट की, ठीक है। अलग अलग आपकी पोस्ट है, ठीक है, अलग अलग ब्रांच की है, सब ब्रांच है ना, डिपार्टमेंट अलग है, कैटेगरी वाइज पोस्ट अलग है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी किसमें, अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद की बात कर रहे हैं इस बार। अहमदाबाद में आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो रही है यहाँ पे आपकी 151, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आरआरबी अजमेर की, ठीक है। आरआरबी अजमेर में आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वीडियो पॉज कर सकते देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपकी अजमेर की बात करते हैं। अजमेर में टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी मात्र 40 वैकेंसी यहाँ पे इस बार आरआरबी अजमेर में आई है, ठीक है दोस्तों। आपको अपनी तैयारी करनी है, ये लास्ट में इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है, वो रेलवे के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके यहाँ पे बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु की बात करते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो आपकी कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट दी गई है। नेक्स्ट बेंगलुरु की बात करते हैं, टोटल 80 वैकेंसी देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। भोपाल की बात करते हैं। भोपाल में जो टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी भोपाल में यहाँ पे 58 आई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा क्योंकि आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत कैंडिडेट है, हर बार एक एक घंटा या आधी घंटा नहीं बैठ सकते एक ही चीज को लेके, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ टोटल जो वैकेंसी है जोन वाइज, ठीक है, वो बता देता हूँ। भुवनेश्वर की बात करते हैं तो दोस्तों भुवनेश्वर में आपकी 36 पोस्ट आई है इस बार जेईएन की, ठीक है। बिलासपुर की बात करते हैं। बिलासपुर में जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 127 आई है इस बार, ठीक है। अब तक की अभी सबसे ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर में देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ की बात करती है, सबकी फेवरेट जगह है, ठीक है। चंडीगढ़ में दोस्तों इस बार 108 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है इस बार, ठीक है। चेन्नई की बात करते हैं। चेन्नई में देखते हैं कितनी वैकेंसी इस बार आई है, ठीक है। जेईएन में 160 वैकेंसी अच्छी आई है इस बार, ठीक है, 160 वैकेंसी चेन्नई में। गोरखपुर की बात करते हैं दोस्तों, गोरखपुर में यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो 98 वैकेंसी है, ठीक है। 98 वैकेंसी आपकी गोरखपुर में है, ठीक है। गुवाहाटी की बात करते हैं। गुवाहाटी में दोस्तों यहाँ पे मात्र 7 वैकेंसी देखने को मिलेगी। वहीं पे आपकी जम्मू कश्मीर में दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आपकी यहाँ पे पोस्ट है 88, काफी अच्छी जगह है, पोस्ट भी अच्छी खासी दे दी गई है, सब ब्रांच की है, सारे ब्रांच की वैकेंसी हुई है और आपके कैटेगरी में भी सबकी वैकेंसी आई है। कोलकाता की बात करते हैं तो दोस्तों कोलकाता में यहाँ पे आपको कितनी वैकेंसी आई है दोस्तों, कोलकाता में आई है इस बार, लगता है बहुत ज्यादा वैकेंसी आई है कोलकाता में। तो दोस्तों कोलकाता में अब तक की सबसे 628 वैकेंसी अब तक की सबसे ज्यादा जेईएन की वैकेंसी इसमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बहुत कैंडिडेट जाते हैं कि जहां ज्यादा वैकेंसी हो वहां अप्लाई करें। तो दोस्तों ये आपका अपना स्तर है, आप किस तरह से किस जोन में अप्लाई करते हो, क्योंकि सारी ब्रांच, ठीक है, सब ब्रांच और सामने आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग सारी यहाँ पे खासियत मिल जाएगी, नंबर ऑफ वैकेंसी मिल जाएगी। मालदा की बात करते हैं दोस्तों, आरआरबी मालदा में जो टोटल नंबर पोस्ट है 45 आई है, ठीक है। आरआरबी मुंबई की बात करते हैं, मानते हैं इसमें बहुत ज्यादा आएगी, आशंका है कलकत्ता से तो ज्यादा ही आए, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 434 वैकेंसी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लगभग बराबर ही है, ठीक है, आसपास ही है, पर ठीक है मुंबई कलकत्ता दोनों में बहुत ज्यादा आई है। आरआरबी मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, ठीक है। मुजफ्फरनगर में दोस्तों यहाँ पे मात्र 23 वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। आरआरबी पटना की बात करते हैं तो दोस्तों आरआरबी पटना में यहाँ पे आपको मात्र 50 वैकेंसी देखने को मिल रही है। प्रयागराज की बात करते हैं तो दोस्तों प्रयागराज में भी लगता है ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी इस बार, ठीक है, देखते हैं। प्रयागराज में 162 वैकेंसी है, तो दोस्तों 162 वैकेंसी प्रयागराज में। रांची की बात करते हैं दोस्तों, रांची में कितनी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, रांची में दोस्तों यहाँ पे आपके 109 वैकेंसी। सिकंदराबाद, तो दोस्तों सिकंदराबाद में भी काफी अच्छी वैकेंसी होती है, अब देखना होता है कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। इसमें भी 103 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लास्ट आता है आपका तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में दोस्तों यहाँ पे कितनी वैकेंसी दी गई है, मात्र 62 वैकेंसी। इस तरह से टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 2569, ठीक है, 2569, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है, जेएन की आपकी टोटल वैकेंसी है। तो दोस्तों आपकी टोटल वैकेंसी जोन वाइज, कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, सब तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। लास्ट में आपके जितने भी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट या कुछ भी स्पेशल आपका जो मांगा जाता है वो सर्टिफिकेट सारे यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। जब भी आपका डीबी होगा
तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेट की कॉपी करना है, ठीक है, फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका ये पूरा नोटिफिकेशन है पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। शुरुआत में वापस आ जाते हैं, तो दोस्तों पूरा क्लियर कर दिया गया है मैंने कि आपका जो नोटिफिकेशन है जेईएन का, आरआरबी जेईएन का, इसमें क्या क्या चीजें आपसे मांगी गई है, लास्ट आपकी जो डेट है, अप्लाई डेट, वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो दोस्तों इस तरह के सारा जो नोटिफिकेशन का वीडियो है मैं हमेशा लाता रहता हूँ, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे कोई भी अगर कोई कैंडिडेट अगर किसी चीज से वंचित रह रहा है, अगर आपने शेयर करा, उसे नॉलेज हुई, पता चला, लास्ट डेट में भी पता चला, तो दोस्तों उसके लिए तो बढ़िया ही है, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह के नए नोटिफिकेशन अपडेट, नई वैकेंसी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, डेट जो लास्ट डेट होती है उससे पहले ही आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ में आप किस जोन में अप्लाई कर रहे हैं, किस कैटेगरी है आपकी, नंबर ऑफ कैटेगरी, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है आपका, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अलविदा लेना चाहता हूँ, मिलता हूँ नए अपडेट नए नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।